हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम एकेडमी पे। एनटीपीसी की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए लास्ट टाइम मैं फिजिक्स का कैप्सूल लेकर आया था और इस बार मैं लेकर आ रहा हूँ केमिस्ट्री के कैप्सूल, जिसमें मैं कुछ केमिस्ट्री के कुछ प्रैक्टिस कराऊँगा क्वेश्चंस। ठीक है, आगे चलते हैं। इससे पहले कि मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कराऊँ, एग्ज़ाम एकेडमी के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकूँ। टेलीग्राम पे भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पे चैनल है एग्ज़ाम एकेडमी के नाम से। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम है रिगार्डिंग सब्जेक्ट प्रिपरेशन तो आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। स्टार्ट करते हैं केमिस्ट्री के एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट डज नॉट बिलोंग टू डी ब्लॉक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्वेश्चन में पूछा है कि इनमें से कौन सा एलिमेंट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक को बिलोंग नहीं करता। तो स्टूडेंट्स, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो हम जानते हैं उसमें हमको पता है कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड्स का एफ ब्लॉक। ठीक है, तो अगर हम बात करें इसमें निकल आपका डी ब्लॉक में आता है। फेकोनी हम याद ही करते हैं, फेकोनी, तो निकल आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है। कॉपर, इसके बाद कॉपर आता है, कॉपर भी डी ब्लॉक का एलिमेंट है। सेलेनियम आपका डी ब्लॉक का नहीं है, पी ब्लॉक का एलिमेंट है, क्योंकि ऑक्सीजन नीचे सल्फर के नीचे सेलेनियम, तो ये आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। मरकरी आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट है, यहाँ आता है। तो इसका मतलब आपने क्या देखा, निकल, कॉपर और मरकरी तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, लेकिन सेलेनियम Fe आपका डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है। और क्वेश्चन में ये पूछा भी था कि इनमें से कौन सा डी ब्लॉक का एलिमेंट नहीं है, तो आंसर है सी, सेलेनियम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। तो देखिए एनसीईआरटी में जो हम लोग पढ़ते हैं तो एक चैप्टर आता है पॉलीमर। मोनोमर आपस में मिलके, एक जैसे मोनोमर आपस में मिलके क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। ठीक है, तो जो आपका नेचुरल रबड़ है वो एक पॉलीमर है, तो बना किससे होगा, मोनोमर से। मोनोमर का नाम पूछा है, तो नेचुरल रबड़ का मोनोमर है आपका आइसोप्रीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, आइसोप्रीन। इसका स्ट्रक्चर होता है CH2 डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH2। ये होता है आपका आइसोप्रीन। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी देखिए सेटिस्फाई है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, हर जगह कार्बन ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है, ये होता है आपका आइसोप्रीन। और नेचुरल रबड़ की फिजिकल प्रॉपर्टी इंप्रूव करने के लिए हम इसको बदलते हैं सिंथेटिक रबड़ में। जो सिंथेटिक रबड़ होता है वो होता है आपका नियोप्रीन, और ये बना होता है किससे, क्लोरोप्रीन से। तो इसका मतलब नेचुरल रबड़ का मोनोमर है आइसोप्रीन, तो सिंथेटिक रबड़ जिसको हम नियोप्रीन कहते हैं उसका मोनोमर है क्लोरोप्रीन। लेकिन हमसे पूछा सिर्फ नेचुरल रबड़ का है, तो करेक्ट आंसर है आइसोप्रीन, जिसका स्ट्रक्चर ये मैंने आपको बना के दिखाया है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। When an acid reacts with metal, then which gas is produced? ये रेलवे में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अगर कोई एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस होती है, लाइब्रेट होती है। तो अगर मैं इसको सिंपल एक इक्वेशन से एक्सप्लेन करूं, तो मान लेते हैं एक एसिड ले लेते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, और इसका मैं रिएक्शन कराता हूँ एक मेटल के साथ। तो मेटल कौन से ले लिया मैंने, जिंक। इस रिएक्शन में होगा क्या, इस रिएक्शन में ये होगा कि जो मेटल है वो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। एसिड में जो हाइड्रोजन होता है उसको रिप्लेस कर देगा। तो रिप्लेस करने की जगह इसका मतलब कि हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा, जिंक। तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्ट। कौन सा सॉल्ट, जिंक सल्फेट। ठीक है, तो ये बन गया सॉल्ट। और ये हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी।
तो कौन सी गैस प्रोड्यूस हुई? हाइड्रोजन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हाइड्रोजन गैस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। जब भी कोई एसिड किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस जो रिलीज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ अ बेस मेटल ऑफ एमलगम एलॉय? एलॉय क्या होता है? एलॉय होता है होमोजेनस मिक्सचर। होमोजेनस मतलब कि आप उस मिक्सचर में पहचान देख कर नहीं बता सकते कौन सा कंपोनेंट क्या है। तो होमोजेनस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, यानी दो या दो से अधिक धातुओं का होमोजेनस मिक्सचर ही कहलाता है क्या? एलॉय। तो हम ऐसा मिक्सचर बना क्यों रहे हैं? ताकि कुछ प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टी हम इम्प्रूव कर सकें, ठीक है, और वो हम प्रॉपर्टी हमारे काम आ जाए, ठीक है, इसलिए हम मेटल्स को आपस में मिक्स करते हैं। तो अगर हमने मिक्स करते समय, मान लीजिए हमने दो मेटल लिया ए और बी, और एक मेटल हमने फिक्स कर दिया, क्या? मरकुरी, और उसके अलावा जो दूसरा मेटल है वो हम चेंज कर रहे हैं, ए प्लस बी, यानी मरकुरी प्लस कोई दूसरा मेटल, फिर मरकुरी के साथ हम कोई तीसरा मेटल का एलॉय बना रहे हैं। लेकिन हमेशा एक मेटल अगर फिक्स है, कौन सा? मरकुरी, तो ऐसा एलॉय कहलाता है एमलगम। तो एमलगम भी एक प्रकार का एलॉय है जिसमें एक मेटल फिक्स होता है मिक्सचर में, वो कौन सा होता है? मरकुरी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है मरकुरी। मरकुरी इज द बेस मेटल ऑफ एमलगम एलॉय। अगर हम एलॉय के कुछ एग्जाम्पल देखें तो ब्रास, ब्रॉन्ज, सोल्डर, गन मेटल, ये सब आपके क्या हैं? एलॉय के एग्जाम्पल हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मैनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स आर प्रेजेंट इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? तो मोजले द्वारा दिया गया जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स और पीरियड्स होते हैं? तो ग्रुप्स और पीरियड्स को का मतलब क्या है? तो जो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है, तो एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया गया है तो जो वर्टिकल कॉलम आते हैं, वर्टिकल कॉलम पे जो एलिमेंट्स रखे गए हैं इनको हम कहते हैं ग्रुप, इन वर्टिकल कॉलम्स को। और ये जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं इनको हम कहते हैं पीरियड, ठीक है। तो ग्रुप तो 18 ग्रुप हैं और पीरियड कितने हैं? 7 मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, क्लियर। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 7 पीरियड एंड 18 ग्रुप्स। तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिएगा। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि वर्टिकल कॉलम को क्या कहते हैं, तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप कहते हैं और हॉरिजॉन्टल रोज को हम क्या कहते हैं? पीरियड, ठीक है। अगर आपसे जैसे पूछा जाए कि कार्बन और नाइट्रोजन सेम पीरियड में है कि सेम ग्रुप में है, तो आप ये कहोगे कि इनका ग्रुप तो अलग अलग है, ठीक है, लेकिन पीरियड सेम है। एक ही पीरियड में लेकिन अलग अलग ग्रुप में पाए जाते हैं, क्लियर। तो ये ध्यान देने वाली बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ बेकिंग सोडा? बेकिंग सोडा का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? NaHCO3। जबकि Na2CO3 ये होता है आपका वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। तो वॉशिंग सोडा का केमिकल नेम क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट, और केमिकल फार्मूला Na2CO3। जबकि बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और केमिकल फार्मूला होता है NaHCO3। ये भी बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स? कौन से सब एटॉमिक पार्टिकल्स को हम एक साथ न्यूक्लियॉन्स कहते हैं? इस क्वेश्चन का मतलब ये है। तो देखो, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मेनली हम 3 पढ़ते हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब किसी एटम का स्ट्रक्चर आप देखोगे
तो एटम में होता है न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और इस न्यूक्लियस के बाहर शेल होता है, और इस शेल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं सर्कुलर पाथ पे। तो फिर उसमें पहला शेल होता है के, फिर दूसरा शेल भी होता है एल शेल, ठीक है, और ये होता है आपका न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में पाए जाने वाले सब एटॉमिक पार्टिकल्स को एक साथ हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स। तो न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ क्या कहते हैं, न्यूक्लियॉन्स कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियॉन्स, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर होता है, इसलिए न्यूक्लियॉन्स में उसको हम काउंट नहीं करते हैं। न्यूक्लियॉन्स में सिर्फ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन ही काउंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल इज यूज्ड इन मेकिंग वोटर इंक टू बी यूज्ड ड्यूरिंग इलेक्शन। इलेक्शन में जब हम वोट देते हैं, वोट डालने के बाद वहाँ एक ऑफिसर होता है जो हमारे फिंगर नेल्स पे मार्क कर देता है इंक से, और वो जो मार्कर का इंक होता है वो काफ़ी समय तक रहता है, इजीली रिमूव नहीं होता। तो उस वोटर्स इंक में जो मेन कंपोनेंट केमिकल होता है वो होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका केमिकल फॉर्मूला में लिखूं तो AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट। क्लियर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जामों में आया है, कंफ्यूज मत होइएगा। सोडियम नाइट्रेट और सोडियम आयोडाइड से सिल्वर नाइट्रेट का यूज़ होता है। सिर्फ यही केमिकल नहीं, बाकी बहुत सारे केमिकल का मिक्सचर होता है, लेकिन जो मेन केमिकल होता है वाटर सिंक में वो होता है आपका सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ यूरिया। यूरिया जो कि मेन कंपोनेंट होता है आपका फर्टिलाइजर का, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। तो अगर यूरिया का स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो यूरिया का स्ट्रक्चर होता है C, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है, 2 बॉन्ड तो बना लिया, 2 बॉन्ड और बनाएगा, तो एक बॉन्ड NH2 से, दूसरा बॉन्ड भी NH2 से। तो NH2 ग्रुप कितने हैं, 2, ठीक है, और CO ग्रुप 1 है, ठीक है, तो बन गया NH2CO। तो करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, यानी यूरिया का करेक्ट फॉर्मूला हो गया आपका NH2CO, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन ग्रेप्स। अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो अंगूर में पाया जाता है आपका कौन सा एसिड, टार्टेरिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है आपका टोमेटो में। मैलिक एसिड आपका पाया जाता है एप्पल में, सेब में। और साइट्रिक एसिड आपका पाया जाता है साइट्रस फ्रूट्स जैसे कि लेमन और ऑरेंजेस में, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, और ग्रेप में पाया जाता है आपका टार्टेरिक एसिड। अगर हम एक क्वेश्चन में यहाँ और पूछूं कि हमारे पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो पेट में पाया जाता है हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, जो डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज कैथोड इन ड्राई सेल। स्टूडेंट्स, जो इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड 2 टाइप का होता है, कैथोड और एनोड। कैथोड निगेटिवली चार्ज होता है और एनोड पॉजिटिवली चार्ज होता है। तो ड्राई सेल जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, दीवार घड़ी पे जो हम यूज़ कर रहे हैं सेल, टॉर्च में जो सेल यूज़ कर रहे हैं, ये सब ड्राई सेल के एग्जाम्पल हैं। तो ड्राई सेल में अगर आप बात करो तो ड्राई सेल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ इस टाइप का होता है, जिसमें ये जो जिंक कंटेनर होता है ये आपका वर्क करता है एनोड की तरह, और ये जो ग्रेफाइट रॉड होती है, ये ग्रेफाइट रॉड काम करती है कैथोड की तरह। तो हमसे पूछा क्या था कि ड्राई सेल में कैथोड की तरह कौन काम करता है, तो कैथोड की तरह काम करता है आपका ग्रेफाइट। तो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन B। और अगर ये पूछा जाता है एनोड की तरह कौन काम करता है ड्राई सेल में, तो एनोड की तरह काम करता है जिंक। और ये जो पेस्ट यहाँ
ब्लैक रंग का जो पेस्ट ड्राई सेल में फिल होता है ये आपका NH4Cl और MnO2 का मिक्सचर होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेलोजेंस बिलोंग टू विच ग्रुप ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? हेलोजेंस हम किसको कहते हैं? हेलोजेंस हम कहते हैं ग्रुप 17 में, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 17 में पाए जाने वाले एलिमेंट्स को। तो ग्रुप 17 में अगर आप देखोगे तो सबसे पहला एलिमेंट होता है फ्लोरीन, उसके नीचे क्लोरीन होता है, फिर ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, नीचे एसिटाइन होता है। तो ये जो आपका एलिमेंट्स हैं इनको हम एक साथ हम कलेक्टिवली कहते हैं हेलोजन। ये किस ग्रुप में पाए जाते हैं? ग्रुप 17 में। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी 17। 18 ग्रुप भी आपको याद रखना है क्योंकि 18 ग्रुप ठीक इसके बाद वाला जो ग्रुप होता है वो होता है आपका नोबल गैसेस का, इनर्ट गैसेस। ये भी कई बार पूछा गया है क्वेश्चन कि नोबल गैसेस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के किस ग्रुप में पाए जाते हैं? तो ग्रुप 18 में। और हेलोजेंस पाए जाते हैं आपके ग्रुप 17 में। नेक्स्ट, कैलामाइन इज द ओर ऑफ विच मेटल? ओर किसको कहते हैं स्टूडेंट्स? ओर धरती पे पाए जाने वाला वो रॉ मटेरियल है जिससे हम आसानी से और कम खर्चों में हम अपने काम वाली धातु एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ऐसा कंपाउंड, ऐसा रॉ मटेरियल जिससे हम मेटल प्रॉफिटेबली और ईजिली एक्सट्रैक्ट कर सकें, उस रॉ मटेरियल को हम कहते हैं ओर। ठीक है, तो धरती में अधिकतर जो मेटल्स हैं वो ओर के रूप में पाए जाते हैं क्योंकि वो रिएक्टिव होते हैं मेटल्स, तो किसी न किसी दूसरे एलिमेंट के साथ वो रिएक्ट करके कंपाउंड बना लेते हैं। ठीक है, प्योर मेटल बहुत ही कम नेचर में मिलेंगे, जैसे कि गोल्ड आपका लेस रिएक्टिव होता है तो इसीलिए किसी दूसरे के साथ ये रिएक्ट नहीं करता, तो ये प्योर स्टेट में पाया जाता है। लेकिन अधिकतर मेटल्स इम्प्योर स्टेट में पाए जाते हैं, तो उनको हमको ओर से एक्सट्रैक्ट करके अलग करना होता है। तो कैलामाइन भी एक प्रकार का ओर है। इस कैलामाइन ओर से हम कौन सा मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं? तो आंसर है जिंक। तो कैलामाइन किसका ओर है? जिंक का। और अगर इसका फॉर्मूला कोई पूछे तो फॉर्मूला है ZnCO3। नेक्स्ट, विच फाइबर इज ऑल्सो कॉल्ड एन आर्टिफिशियल सिल्क? ठीक है, जो प्योर सिल्क होता है, प्योर सिल्क तो रेशम के जो कीड़े होते हैं उनसे हमको मिलता है, जो कि सहतूत यानी मलबरी लीव्स पे जो सहतूत की पत्तियां हैं उनको खाकर क्या बनाते हैं? सिल्क बनाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सिल्क होता है नेचुरल सिल्क वो काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इसीलिए इंसानों ने सोचा कि सिल्क का एक सब्स्टिट्यूट बनाया जाए जो देखने और टच करने में सिल्क जैसा हो लेकिन उसकी कॉस्ट कम हो। तो इंसानों ने आर्टिफिशियल सिल्क बनाया सेलुलोज से। पेड़ से जो सेलुलोज मिलता है उसके फाइबर से बनाया एक आर्टिफिशियल सिल्क जिसको हम कहते हैं रेयॉन। जो सिल्क नेचुरल सिल्क से सस्ता होता है लेकिन जो आपको फीलिंग देता है वो नेचुरल सिल्क जैसा ही देता है। तो रेयॉन के भी कपड़े मार्केट में आते हैं, प्योर सिल्क के भी कपड़े मार्केट में आते हैं। प्योर सिल्क महंगा होगा और रेयॉन भी एक प्रकार का आर्टिफिशियल सिल्क है लेकिन ये थोड़ा सस्ता होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल सिल्क किसको कहते हैं? तो आंसर इज रेयॉन। और अगर ये पूछा जाए कि रेयॉन कहाँ से पाया जाता है तो रेयॉन पाया जाता है आपका सेलुलोज से। सेलुलोज कहाँ से मिलेगा? वुड पल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनायंस आर फॉर्म्ड बाय। देखो हर एटम्स जब वो बॉन्ड नहीं बना रहा तो वो क्या होता है? न्यूट्रल होता है। लेकिन जब भी बॉन्ड बनते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है, और अगर मान लेते हैं एक एटम ए, इसका इलेक्ट्रॉन किसको चला गया? बी को चला गया, तो बी पे अब कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। तो ये क्या बन जाएगा? निगेटिव चार्ज आयन। और निगेटिव चार्ज आयन को ही हम क्या कहते हैं? एनायन। ठीक है, और इस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज आयन को हम क्या कहते हैं? कैटायन।
तो एनायन कैसे बना? एनायन बना इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन को लूज करके क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन को लूज करके बनता है कैटायन का फॉर्मेशन होता है। और न्यूट्रॉन्स का तो एक्सचेंज होता नहीं, और ना ही प्रोटॉन्स का एक्सचेंज होता है। हमेशा एक्सचेंज होता है तो इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर पाया जाता है, और न्यूक्लियस के बाहर पाए जाने की वजह से वो ईजिली अपने शेल को छोड़कर बाहर जा सकता है। इसीलिए याद रखिएगा, हमेशा इलेक्ट्रॉन्स का ही एक्सचेंज होता है। तो इसका सही आंसर क्या था? गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चेंज फ्रॉम सॉलिड स्टेट टू वेपर स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड स्टेट इज नोन एज। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में क्या कह रहा है? क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड स्टेट में है और वो डायरेक्टली किस में चेंज हो जाए? गैस में, विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेट। यानी नॉर्मली क्या होता है? नॉर्मली क्या होता है कि कोई सॉलिड को अगर आप हीट करोगे तो पहले वो लिक्विड में चेंज होता है। जैसे पानी ले लो, आइस वाटर में बदलेगा, फिर वाटर को और हीट करोगे तो गैस में बदलेगा, वेपर में। इसका मतलब सॉलिड पहले लिक्विड में बदलता है और लिक्विड गैस में। लेकिन कुछ सब्सटेंस हैं जैसे कि कैम्फर, कैम्फर को अगर आप हीट करोगे, ठीक है, तो कपूर, हिंदी के में कैम्फर को हिंदी में क्या कहते हैं? कपूर। कपूर को आप जब जलाओगे तो कपूर सॉलिड होता है, लेकिन वो लिक्विड में नहीं बदलेगा, वो डायरेक्टली किस में बदलेगा? गैस में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को कहते हैं सब्लिमेशन। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? सब्लिमेशन। अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदले विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड, विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं सब्लिमेशन। और ये प्रोसेस देखने को कहाँ मिलता है? तो मैंने एक एग्जांपल बताया, कैम्फर, कपूर में। नेक्स्ट क्वेश्चन। एटॉमिक नंबर ऑफ ए न्यूक्लियस इज Z एंड मास नंबर इज A, फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर की बात करें तो अभी हम कुछ देर पहले भी डिस्कस कर रहे थे कि एटम का जो न्यूक्लियस होता है, मान लेते हैं ये एटम और ये एटम का न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम के न्यूक्लियस पे ही सारा मास क्या होता है? स्थित होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं, ठीक है, यहाँ कोई मास नहीं होता। एटम का सारा मास, एटम का सारा मास कहाँ लोकेटेड होता है? न्यूक्लियस पे। तो इसका मतलब एटम का जो मास है, जिसको हम डिनोट करते हैं ए से, तो ए में यानी एटम के मास में किसका कंट्रीब्यूशन होगा? तो एटम का मास अगर न्यूक्लियस में लोकेटेड है और न्यूक्लियस में पाए जाते हैं प्रोटॉन न्यूट्रॉन, इसका मतलब एटम के मास में भी कंट्रीब्यूशन किसका होगा? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो मास नंबर यानी ए बराबर क्या हो जाएगा? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को जोड़ दें तो मास नंबर निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब किसी एटम में जो एटॉमिक नंबर होता है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, और जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि एटम तो न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो प्रोटॉन्स की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं एटॉमिक नंबर के, तो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की जगह में लिख सकता हूँ जेड प्लस न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फॉर्मूला क्या हो गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का हो गया मास नंबर यानी ए माइनस एटॉमिक नंबर यानी जेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए माइनस जेड, डी। डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इज इनकरेक्ट। ध्यान दीजिएगा, करेक्ट नहीं पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है। पहला स्टेटमेंट, जिगजैग लाइन सेपरेट्स मेटल फ्रॉम नॉन मेटल। तो अगर आप ध्यान से देखोगे
तो अगर पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अभी हमने देखा कि 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, ई ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक। ठीक है, ई ब्लॉक में कुछ एलिमेंट्स बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेलेरियम, पोलोनियम, ये जो एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या देख रहे हो, इनका लोकेशन पीरियोडिक टेबल में पी ब्लॉक में है और कुछ इस तरीके से है कि यहाँ एक जिगजैग लाइन बन रही है और इस जिगजैग लाइन के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सब होते हैं नॉन मेटल्स, और इस पीरियोडिक टेबल की जिगजैग लाइन के इधर जो एलिमेंट्स हैं वो सब होते हैं मेटल्स। इसका मतलब ये जो जिगजैग लाइन है वो किसको सेपरेट कर रहा है, मेटल्स को और नॉन मेटल्स को सेपरेट कर रहा है, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, एटॉमिक साइज जनरली डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो पीरियड में मतलब हम लेफ्ट से राइट चल रहे हैं, पीरियड में एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, सेल की संख्या तो वही रहती है लेकिन साइज डिक्रीज होती जाती है, इसलिए क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो बढ़ रहे होते हैं और ज़्यादा प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ क्या करते हैं, अट्रैक्ट, जिसके वजह से ये जो शेल है ये सिकुड़ के न्यूक्लियस के करीब आ जाता है और इसके वजह से साइज़ क्या होती है, पीरियड में जाने पे साइज़ क्या होती है, डिक्रीज़ होती है। लेकिन अगर ग्रुप में जाओगे आप तो नंबर ऑफ शेल बढ़ेंगे और नंबर ऑफ शेल बढ़ने के कारण आपका साइज़ बढ़ता है। लेकिन पीरियड में, ग्रुप में नहीं पूछा है, पीरियड में पूछा है, तो अक्रॉस द पीरियड एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का पावर डिक्रीजेज डाउन ए ग्रुप, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, करेक्ट है, क्योंकि शेल नीचे जाने से, अगर हम ग्रुप में नीचे जाएंगे डाउन ए ग्रुप, तो नीचे जाने पे साइज़ बढ़ेगा और साइज़ बढ़ेगा तो न्यूक्लियस का इलेक्ट्रॉन को खींचने का पावर क्या होगा, डिक्रीज़ होगा, तो इसलिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज़ होगी। बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो बचा क्या, इनकरेक्ट कौन सा, एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, यहाँ गलती है क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास के नहीं, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। मेंडेलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो एटॉमिक मास पे था, लेकिन मोज़ले द्वारा दिया गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आपका एटॉमिक नंबर पे बेस्ड है, ना कि एटॉमिक मास पे। ठीक है, तो ये आपका स्टेटमेंट गलत था, इसलिए वो गलत पूछा भी था, तो आपका ऑप्शन नंबर डी इज़ इनकरेक्ट। एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, स्टेटमेंट गलत है क्योंकि एलिमेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर के बेसिस पे अरेंज किए गए हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सिल्वर आर्टिकल्स बिकम ब्लैक आफ्टर सम टाइम व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ ए कोटिंग ऑफ। तो अगर आप सिल्वर आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि कुछ समय बाद वो टार्निश हो जाता है। टार्निश होने का मतलब उस पर सिल्वर जो यूटेंसिल है उस पर ब्लैक ब्लैक लेयर आ जाती है, इसी को कहते हैं टार्निशिंग। तो ये होता क्यों, ये एक्चुअली होता है, सिल्वर रिएक्ट कर जाता है एयर में मौजूद हाइड्रोजन सल्फाइड से और बनता क्या है, बनता है आपका, फॉर्मेशन होता है आपका सिल्वर सल्फाइड का प्लस वाटर। तो ये जो सिल्वर सल्फाइड है Ag2S, यही आपके सिल्वर के रंग को काला कर देता है, जिसको हम कहते हैं टार्निश। तो करेक्ट आंसर क्या है, Ag2S। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस किया है, एनसीईआरटी में भी इसका सलूशन दे रखा है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर करना ज़रूरी समझा, एग्ज़ाम में भी पूछ सकता है। तो आंसर हो सकता है आपसे फॉर्मूला ना लिखकर लिखा हो सिल्वर सल्फाइड,
ठीक है। और ये रिएक्शन मैंने लिख दिया। सिल्वर का रिएक्शन किसके साथ होता है? एयर में प्रेजेंट हाइड्रोजन सल्फाइड से, और बनता क्या है? सिल्वर सल्फाइड प्लस वाटर। और ये सिल्वर सल्फाइड Ag2S आपके सिल्वर के रंग को टार्निश करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच मेटल इज यूज्ड फॉर गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन मतलब आयरन में रस्टिंग की समस्या को रोकने के लिए, आयरन ले ले या स्टील ले ले, तो हम उस पर क्या करते हैं? जिंक की कोटिंग करते हैं, जिंक के लेयर की कोटिंग करते हैं। तो इससे क्या होगा? आयरन मॉइस्चर ऑक्सीजन से एक्सपोज होने से बच जाएगा, तो उस पर रस्टिंग भी क्या होगी? रस्टिंग का प्रोसेस स्लो हो जाएगा, तो इससे आयरन की लाइफ बढ़ जाएगी। तो इस प्रोसेस को ही कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में कौन से मेटल का यूज़ करते हैं? जिंक मेटल का यूज़ करते हैं। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा, गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस में जिंक मेटल का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएच ऑफ सलाइवा। सलाइवा का पीएच क्या होता है? सलाइवा का पीएच होता है 6.8। ठीक है। अगर आप बायो में पढ़ते हो तो सलाइवा में एक एंजाइम मौजूद होता है, सलेवरी एमाइलेज। ध्यान रखिएगा, चाहे आपसे सलाइवा का पूछे पीएच, चाहे आपसे पूछे सलेवरी एमाइलेज का पीएच, आपका आंसर होगा 6.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? आयरन का इनमें से कौन सा ओर नहीं है? हेमेटाइट आयरन का ओर है, इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3, ये तो आयरन का ओर है। एंथ्रासाइट ओर नहीं है, कोयले की एक वैरायटी है, टाइप है। कोयले की 4 वैरायटी होती है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, पीट। सबसे बेस्ट वैरायटी का जो कोयला होता है, गुड क्वालिटी का, वो होता है एंथ्रासाइट। तो ये आपका आयरन का ओर नहीं है, ये कोल की वैरायटी का नाम है। मैग्नेटाइट, ये आयरन का ओर है, इसका फॉर्मूला होता है Fe3O4। साइडेराइट, ये भी आयरन का ओर है, इसका फॉर्मूला होता है FeCO3। तो क्वेश्चन में पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन, तो आयरन का ओर कौन सा नहीं है? आंसर इज ऑप्शन बी, एंथ्रासाइट, क्योंकि ये आयरन नहीं, ये तो कोल यानी कार्बन की एक वैरायटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ ए डेफिनेट मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर? इसका मतलब किसी गैस के लिए कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर के लिए। तो ये कौन सा लॉ कहता है? तो ये आपका आंसर है चार्ल्स लॉ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? कांस्टेंट प्रेशर पे वॉल्यूम ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर ऑफ गैस के। इसका मतलब अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस भी क्या होगी? इंक्रीज होगी, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो दूर दूर जाएंगे, और दूर दूर जाने की वजह से उनका वॉल्यूम क्या होगा? बढ़ेगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये होता है आपका चार्ल्स लॉ। जबकि बॉयल्स लॉ की बात करें, बॉयल्स लॉ कहता है कि कांस्टेंट टेम्परेचर पे वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ऑफ गैस क्या होगी? कम होगी, क्योंकि पार्टिकल्स नज़दीक आ जाएंगे प्रेशर बढ़ने से, तो वॉल्यूम कम हो जाएगा। ये होता है आपका बॉयल्स लॉ। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, पैरामीटर को हम एक पैरामीटर को कांस्टेंट मान के बाकी 2 पैरामीटर के बीच में रिलेशन बना रहे हैं। तो चार्ल्स लॉ में क्या पैरामीटर कांस्टेंट था? वो था आपका प्रेशर कांस्टेंट था। तो क्या पाया हमने? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। और बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर कांस्टेंट है, और क्या पाया हमने? वॉल्यूम ऑफ गैस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर।
ठीक है। नेक्स्ट, विच मेथड इज यूज टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। अगर मान लेते हैं कि हमने किसी ग्लास में लिक्विड का मिक्सचर ले लिया, इस मिक्सचर में दो लिक्विड थे, लिक्विड ए लिक्विड बी। लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट था 90 डिग्री सेल्सियस, लिक्विड बी का 45 डिग्री सेल्सियस, और दोनों लिक्विड को हमने मिक्स कर दिया। अब हम चाहते हैं इसको सेपरेट करना, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ लिक्विड हैविंग डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, तो दोनों लिक्विड है, दोनों को मिक्स किया है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो हम उसको किस मेथड से सेपरेट करेंगे? तो इसको हम सेपरेट करेंगे आपका किस मेथड से? डिस्टिलेशन इज़ द राइट आंसर। तो क्या करेंगे हम इस मिक्सचर को बॉईल करेंगे। मान लेते हैं कि प्रेजेंटली इसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस था इस मिक्सचर का, तो अब हम इसको क्या करेंगे? हीट करेंगे, तो टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, और इंक्रीज़ होते होते जैसे ही 45 डिग्री पहुँचेगा तो बी लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट करेगा, और बॉयल होने की वजह से इसके वेपर बनेंगे, और ये वेपर हम अलग कर लेंगे। तो इस सोल्यूशन में सिर्फ क्या बचेगा? ए, और बी अलग कंटेनर में हम इसको वापस से कंडेंस करके ठंडा करके कलेक्ट कर लेंगे। तो हमने क्या किया? ए और बी को सेपरेट कर लिया, और ये हम क्यों कर पाए? क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट क्या था? डिफरेंट था। तो इसी प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्टिलेशन। बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन कि विच एलिमेंट इज यूज फॉर द वल्कनाइजेशन ऑफ नेचुरल रबड़। जो नेचुरल रबड़ होता है दोस्तों, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है हाई टेम्परेचर पर, और लो टेम्परेचर पे ब्रिटल होता है, और काफ़ी वाटर भी एब्जॉर्ब करता है। तो इस वजह से हम उसको यूज़ हर जगह कर नहीं पाते। तो उस नेचुरल रबड़ की प्रॉपर्टी इम्प्रूव करने के लिए उसको हम 373 केल्विन से लेकर 415 केल्विन के बीच में उसको हीट करते हैं। इससे क्या होता है? अब अभी हमने कुछ देर पहले देखा कि नेचुरल रबड़ किससे बना होता है। नेचुरल रबड़ का जो मोनोमर होता है होता है आपका आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर अभी हमने देखा था। ये होता है आपका आइसोप्रीन का स्ट्रक्चर। यहाँ 2 नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 1 होगा। 1 2 3 4, ठीक। अब ऐसा एक आइसोप्रीन और अगर हो तो क्या होगा? तो सल्फर के प्रेजेंस में जब हम इसको हीट करते हैं, इसको नेचुरल रबड़ को, तो ये जो डबल बॉन्ड है ये रिएक्टिव साइट है। तो होता क्या है, यहाँ सल्फर जाके जुड़ जाता है, और ये सल्फर क्रॉस लिंक बना लेता है, ठीक है। मतलब आइसोप्रीन के दो, मान लीजिए आइसोप्रीन के दो हैं चेन, उसके बीच में सल्फर एक क्रॉस लिंक बना लेता है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़, ठीक है। तो वल्कनाइजेशन ऑफ रबड़ जो होता है वो किसके प्रेजेंस में होता है? सल्फर के प्रेजेंस में हीट करने के बाद होता है, जिससे इसकी प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है। तो आंसर होगा आपका ऑप्शन ए, सल्फर। थैंक यू दोस्तों, और इस तरह हमने कंप्लीट कर लिया 25 क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में मैं आपके बायोलॉजी के MCQ सॉल्व कराऊंगा। थैंक यू।